दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बैंकों का निजीकरण। आप जानते हैं कि ये मुद्दा काफ़ी गहराया हुआ है। हाल ही में आपने सुना होगा कि संसद में इस बिल को पेश करना था और इसको आप सभी जानते हैं कि एनडीए पूर्ण बहुमत में है, तो ध्वनिमत से ये पारित भी होगा ये मुद्दा। तो आपने देखा होगा कि इसी तारतम्य में पिछले ही हफ्ते कई बैंकों के कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए थे और इस निजीकरण का उन्होंने विरोध किया था। तो बैंकों के निजीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न हैं या परीक्षा से संबंधित जो भी तथ्य हो सकते हैं, हम उन पर आपसे चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि ये बैंकों का निजीकरण क्या है, इसमें इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ, कब से आया, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम है 2021, जिसको संसद में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखने वाली थी या रखेंगी। अब ये क्या है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2021? तो ये है केंद्रीय बजट जो हमारा 2021-22 का मार्च में रखा गया था, उसके विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दो सार्वजनिक बैंकों को निजीकरण करना था। हालांकि आप जानते हैं कि जो बैंकिंग अधिनियम 1949 है उसमें संशोधन करना है। मतलब 1970-80 में जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हुए थे, मतलब जिनको निजी हाथों से लेकर राष्ट्रीयकृत किया गया था, उनमें जो बैंकिंग अधिनियम 1949 है उसमें संशोधन करके दो बैंकों को निजीकरण करना है। आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% होती है और इसी विधेयक को पारित होते ही जो सरकार की हिस्सेदारी है 51%, उसको कम करके 26% कर दिया जाएगा। अब निजीकरण, सरकार ने निजी क्षेत्र को, निजीकरण क्या है? तो निजीकरण है कि निजी क्षेत्र के स्वामित्व, संपत्ति, व्यवसाय को हस्तांतरण को निजीकरण कहा जाता है। इसके तहत सरकार इकाई या व्यवसाय के स्वामी नहीं रह जाती है। माने कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार का उसमें कोई अधिकार नहीं रहता है। जो उसके ऑनर होते हैं उनका ही पूरा का पूरा अधिकार होता है और शेयर में ही भी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी होती है। वर्ष 1900, आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री हुआ करते थे और वर्ष 1991 में और नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और उदारीकरण की बात कही गई थी। और उदारीकरण वर्ष 1991 में ही आता है, वहीं से ही निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि जब हम बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2021 की बात कर रहे हैं तो बताने से पहले एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहेंगे कि जब से 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई है तब से इन्होंने बात किया है बैंकों के निजीकरण करने के लिए। और तब से ही आपने सुना होगा कि 2015 में एक वर्ड आया वर्ल्ड बैंक का, और हाल ही में सरकार ने वर्ल्ड बैंक के रूप में एक फर्म की स्थापना कर दी है। कि वर्ल्ड बैंक क्या है? जो वर्ल्ड बैंक है उसका कार्य है कि जो लोन लेते हैं उनका लोगों से उन लोनों को चुकता कराया जाए। अगर वो देने के लिए सक्षम नहीं है तो उनकी जो संपत्ति है उनको बेचकर जो भी पैसे अर्जित होंगे उनको पाना होता है। तो आप जानते होंगे कि कई ऐसे बैंक हैं जो लोन देने के बाद, आपने एक विजय माल्या का उदाहरण देखा होगा कि लोन लेकर वो इंग्लैंड भाग गए, आज भी वो इंडिया नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कितना नुकसान होगा इससे। दूसरा है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण निजी तौर पर नियंत्रित कंपनियों, उद्योगों और संपत्तियों को सरकार के नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया है। अब राष्ट्रीयकरण क्या है कि जिसमें सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है और जिसमें शेयर सबसे ज़्यादा सरकार के होते हैं। और जितनी विकासशील देश हैं वो यही काम करते हैं, राष्ट्रीयकृत करते हैं हर चीज़ की। तो ऐसे अक्सर विकासशील देशों में होता है और संपत्ति को नियंत्रित करने या विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों पर अपना प्रभुत्व का दावा करने की देश की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। अब पहले तो एक जानकारी आपको दे दें कि जो हमारा इंपीरियल बैंक हुआ करता था आज़ादी के पहले, उसको वर्ष 1955 में
राष्ट्रीयकृत, पहली बार राष्ट्रीयकृत किया गया था। और वो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और वर्ष 1996 में बीमा क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत किया गया था। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि मैडम इंदिरा गांधी ने 1959 में फैसला लिया और 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया, जिसको 1970 में आप जानते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 59 में वो फैसला लेती है और 70 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ये भारतीय स्टेट बैंक मानी SBI वर्ष 1955 और बीमा क्षेत्र 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और 1959 में 14 सबसे बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले जितने निजी बैंक हुआ करते थे उनको मैडम इंदिरा गांधी ने इसी उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत किया गया था कि ये जो बैंक थे यह महानगरों तक सीमित थे। और महानगरों तक सीमित होने के कारण, चूंकि आप जानते हैं कि जो भारत है वो गांव आज भी गांवों में निवास करता है, मतलब भारत की ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गांव में है और गांव तक पहुंचने के लिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं और बैंकों का जो लाभ है वो गांव का हर नागरिक ले पाए, ना कि ये केवल शहरों के लिए बैंक रह जाए। इसके उद्देश्य से मैडम इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैड बैंक के बारे में हमने आपको जानकारी दे ही दी है। और पिछले 20 वर्षों में जो हमने बात की, सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की जो है वो विरोध करती रही हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर इस विचार के पक्ष में हैं। जब पहले निजीकरण की बात हुई, 2014 की हमने बात की थी, तब उस समय उर्जित जो RBI गवर्नर हुआ करते थे उन्होंने इसका विरोध किया था। पर बाद में इसके जो खासकर शक्तिकांत दास, तत्कालीन गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास, उनको इस पक्ष में बयान देते हुए देखा गया है कि वो RBI के जो अध्यक्ष हैं वो इस पक्ष में है कि बैंकों का जो है निजीकरण होना चाहिए। अब निजीकरण के कारण है तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति, निजी होने के कारण खराब स्थिति है। केंद्र सरकार का कहना है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनकी वित्तीय स्थिति खराब है और खराब ये सरकार कह रही है। लेकिन आपने अगर सुना होगा कि जो बैंक के कर्मचारी जो हड़ताल पर गए थे तो उन्होंने चर्चा की थी, अपने कई प्रेस रिलीज किए थे, कई समाचार चैनलों से उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार 1.5 लाख करोड़ अगर लगाती है तो उसको लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की प्रॉफिट होती है। लेकिन लॉस कहाँ हो जाता है कि वो हेयर कट दे देती है, वो टैक्स में छूट दे देती है और वो लोन भी प्रोवाइड कर लेती है। इस वजह से वो प्रॉफिट दिखता नहीं है। पर सरकार निजीकरण करने का सबसे तर्क है सरकार का कि खराब वित्तीय स्थिति होने के कारण दीर्घकालीन परियोजना का हिस्सा होना, ये कारण है। दूसरा है बैंकों को मजबूती प्रदान करना, माने छोटे छोटे बैंकों को एक बड़े बैंक के समूह के रूप में बनाना, एक रीज़न ये है। अलग अलग समितियों की सिफारिश क्या रही है बैंकों को लेकर, तो नरसिम्हन समिति है जिसने 33% की हिस्सेदारी की सिफारिश की थी। इसके बाद PJ नायक समिति आती है जिसने 50% से कम, PJ नायक समिति जिसने 50% से कम करने का सुझाव दिया था कि जो सरकार की हिस्सेदारी है वो 50% से कम होनी चाहिए। PJ नायक समिति का कहना है और नरसिम्हन समिति का कहना है कि 33% होनी चाहिए सरकार की। हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक कार्यकारी समूह ने बैंकिंग क्षेत्र में बड़े व्यवसायिक घराने को प्रवेश का सुझाव दिया था। अब है बड़े बैंकों का निर्माण करना है इस संशोधन विधेयक के उसमें। अब इसके नुकसान क्या हैं या मुद्दे क्या हैं, तो है क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण बैंकों की निजी कंपनियों को बेचने का सामान है, जिसमें से कई ने PSB के ऋण को वापस नहीं किया है, जिसे क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है। कहने का ये तात्पर्य है कि वो व्यापारिक घराने जिन्होंने कर्जा लिया है, लोन लिया है बैंकों से और उसको उन्होंने चुकाया नहीं है, पर बाद में जब ये सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, निजी हाथों में इसको भेजेगी, तो वो भी आएंगे और इसको खरीदेंगे और इसे ही क्रोनी पूंजीवाद कहा गया है और उसी को बढ़ावा देना है। नौकरी में नुकसान होना है,
निजीकरण के आने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी में नुकसान होगा। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मित्र, दोस्त, भाई बहन हैं जो लगातार बैंकों की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक अच्छे पे स्केल में बैंक में जॉब करते हैं। लेकिन निजीकरण होने से ऐसी स्थिति नहीं रहेगी और ना ही तनख्वाहों की ऐसी स्थिति रहेगी। निजीकरण से बेरोजगारी, शाखा बंद होना और वित्तीय बहिष्करण जैसी गतिविधियां प्रभावित होंगी। निजीकरण से अनुसूचित जातियों, महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग माने ओबीसी के लिए रोजगार के अवसरों को कम होंगे, क्योंकि निजी क्षेत्र कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों का पालन नहीं करता। आप जानते हैं कि निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण पद्धति नहीं लागू है, केवल सरकारी जो रोजगार हैं केवल उन पर ही आरक्षण लागू होते हैं। तो जो हमारे ST, SC और OBC वर्ग के भाई बहन हैं उनको अवसर समान नहीं मिल पाएगा और वो इससे वंचित रह जाएंगे। कमजोर वर्गों का वित्तीय बहिष्कार होगा। चूँकि जब निजी, आप देखते होंगे कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कई निजी बैंक हैं जो केवल उन पैसे वाले लोगों को ही फोकस करते हैं, उन्हीं को लोन देते हैं, उन्हीं का अकाउंट अपने बैंकों में खुलवाते हैं। पर जो कमज़ोर है, जिसके पास कम आय है, उसका बहिष्कार होगा कहीं ना कहीं निजीकरण के होने से। बेल आउट ऑपरेशन, शासन के कई मुद्दे हैं। शासन ने अपने तर्क दिए हैं इस पर कि क्या रीज़न है कि हम निजीकरण कर रहे हैं। हमने इस पर चर्चा भी के लिए। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इस पर भी हमने बातचीत कर ली है। सरकार ने वर्ष 2020 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश पारित किया है, जिसमें सभी सहकारिताएं रिजर्व बैंक की निगरानी में आ गई ताकि जमाकर्ताओं के हितों की ठीक से रक्षा की जा सके। अब कुछ लोगों, जो बैंक कर्मचारी हैं, उनके भी मुद्दों को देख लेते हैं। तो बैंक कर्मचारी जब हड़ताल पे गए थे तो उन्होंने चीज़ें कही थी कि बैंक, जितना सरकार अपना तर्क दे रही है कि बैंकों का जो खस्ता हाल है, वो ऐसा नहीं है। सरकार अपने सारे काम बैंकों के थ्रू कराती है, चाहे वो जनधन के लिए हो, चाहे अटल पेंशन के लिए हो। जितने भी सरकारों के योजनाएं होती हैं, उन सबको गांव-गांव तक, लोगों तक लाभान्वित करने के लिए हम उनका साथ देते हैं। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लोन देने के लिए जो बोर्ड बने हैं, बोर्ड में भी सरकार के ही नुमाइंदे रहते हैं जो सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। और आप जानते हैं कि सरकार कई निजी क्षेत्र के जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो वही बोर्ड ही निर्धारित करता है कि किनको कितना लोन देना है, किसको लोन में छूट देना है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि लोन को चुकता नहीं करती हैं और दिवालिया हो जाती हैं। और आपने शब्द सुना होगा कि हेयर कट भी सरकार उनके लिए छोड़ती है और टैक्स में कई रिलैक्सेशन देती है। इसके बावजूद उनका ये कहना है कि बैंक कभी भी घाटे में नहीं है, कोई भी बैंक हो, पर अगर सरकार की सही योजनाएं हों और सही तरीके से उनका क्रियान्वयन हो तो बिल्कुल भी ये स्थिति नहीं होगी जो स्थिति आज के समय में दिख रही है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे केवल हमने आपसे उतना ही चर्चा किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक अवश्य दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यदि आपको इसका PPT चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।